गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम समाजशास्त्र के ग्रामीण समाज में विकास और परिवर्तन पर बात करेंगे। ये 12th क्लास की सेकंड बुक का चौथा चैप्टर है। ग्रामीण समाज के विषय में सोचते ही हमें कृषि व्यवस्था की याद आती है। ग्रामीण समुदाय का अर्थ ही कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित ही कार्य आते हैं। जो व्यक्ति गांव में रहते हैं वे कृषि व्यवस्था से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए रहते हैं। अगर देखा जाए तो भारत में 5,93,616 से अधिक गांव हैं। इसीलिए भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है। 2001 की जनगणना में हमारे यहाँ 72% लोग रोजगार की कमी रहा, क्योंकि गांवों की कृषि के लिए व्यक्तियों की संख्या घट गई, क्योंकि उनके लिए ज्यादा उपयोगी यंत्र होने लगे और लोगों का काम। इसके साथ साथ गांवों में पशुपालन, मछली पालन, लुहार, इस तरह के व्यवसाय पूरी तरह से उन्हीं की संस्कृति में रच बस गए हैं। अगर हम गांवों की बात करें तो गांवों में आमतौर से जाति व्यवस्था बहुत ही जटिल होती है। कारण है जैसे धोबी, आपने देखा धोबी जो जाति व्यवस्था जाति आधारित है या कर्म आधारित है, इसका डिसीजन करना बहुत ही मुश्किल काम है। समाजशास्त्रियों में बहुत नहीं हो पाया है। जैसे धोबी है, लोहार है, कुम्हार है, ये जातियां हैं या अपने पैसे से व्यवसाय से संबंधित जातियां हैं। अब मैंने आपको बताया कि गांव में पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है। उसके साथ साथ सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि लोग भी गांव में रहते हैं। गांवों का फसलों से या कृषि से महत्वपूर्ण आत्मीयता है और उसी पे वे निर्भर है। आप देखिए जब फसलों की कटाई के वर्ष शुरू होता है तो तब बहुत सारे त्योहार उस टाइम मनाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में पोगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। बिहू मनाया जाता है असम में। बैसाखी पंजाब में, और इसके अलावा हरियाणा तीज हरियाणा में, और ओणम केरल में। ये सब त्योहार भारतीय संस्कृति की कृषि से समृद्धता दिखाते हैं। कृषि और ग्रामीण समाज और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम इस टॉपिक को दो भागों में लेते हैं, एक तो जाति व्यवस्था और एक जाति व्यवस्था और कृषि व्यवस्था। जाति व्यवस्था मैंने आपको बताई, जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज में परंपरागत रूप से कठोर है और बहुत जटिल भी है। वहां जाति के आधार पर व्यवसाय करने के लिए बाध्य है। जैसे लोहार का पुत्र लोहार या कुम्हार का पुत्र कुम्हार, धोबी का पुत्र धोबी बनना ही अनिवार्य है। यदि उसको चेंज किया जाता है तो वहां ग्रामीण लोगों का उन्हें
विरोध सहना पड़ता था और वे बाध्य थे उसी कार्य को करने। लेकिन आधुनिक काल में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ गया। व्यवसाय जाति आधारित ना होकर अब अन्य लोग प्रवासी होने के कारण, कुछ आधुनिकीकरण और नगरीकरण के कारण वे जाति व्यवस्था की परंपराएं अब थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था अभी भी कठोर रूप से जारी है। और दूसरी कृषि व्यवस्था। कृषि व्यवस्था में गांवों में दो तरह के लोग पाए जाते थे। एक तो जमींदार जिनके पास अपनी जमीन होती थी, दूसरे मजदूर, कृषि मजदूर जो जिनके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं होती थी। वे लोग जमींदारों के यहां कार्य करते थे और बहुत तरह के शोषण, बंधुआ मजदूरी, बेगार आदि को करने के लिए बाध्य थे। अब बेगार किसे कहते हैं? बेगार का अर्थ है बिना किसी विशेष मजदूरी के जमींदारों के यहां काम करना बेगार कहलाता है, जिसमें उनका शोषण किया जाता था और बहुत अधिक निम्न जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ता था। यह अन्य प्रांतों में बेगार व्यवस्था कई तरह नामों से पुकारी जाती है, जैसे जीजा। जीजा का अर्थ भी बेगार व्यवस्था ही है। अब जमींदार और मजदूर के बीच में हम औपनिवेशिक काल में जो मुख्य प्रथाएं किसी समाज में प्रचलित थी उनके विषय में बताते हैं। रैयतवाड़ी, दूसरी थी महालवाड़ी और तीसरी जमींदारी प्रथा। उपनिवेशिक काल में ये तीनों ही प्रथा चलती थी और जिनमें सबसे खराब जमींदारी प्रथा को माना जाता था। रेत, रेत तमिल भाषा में रेत का अर्थ होता है कृषि। रेत वाली प्रथा में किसान अपना लगान सीधे ही ब्रिटिश सरकार को देता था, अर्थात उसमें बीच में किसी बिचौलिए का माध्यम नहीं होता था। लेकिन इसकी प्रमुख कमी यह थी कि उसके लिए ब्रिटिश सरकार को अधिकारी रखने पड़ते थे कलेक्शन के लिए और भी बहुत सारी देखरेख के लिए, लगान लगाने के लिए, इसलिए उनका खर्चा बहुत अधिक आता था। लेकिन इसमें किसानों को फायदा था क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया ना होने के कारण वे काफी शोषण से बच जाते थे। सरकारी जो अधिकारी होते थे वे थोड़ा बहुत शोषण करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा शोषण की संभावना नहीं थी। दूसरी महालवाड़ी, महाल कहते गांव को, महालवाड़ी, उसमें पूरा का पूरा गांव एक इकाई के रूप में माना जाता था और ब्रिटिश सरकार एक गांव में सभी लोग सामूहिक रूप से किसी व्यक्ति को चुन लेते थे और वो क्या करता था, ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था। महालवाड़ी प्रथा में सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी होती थी, सभी लोग पूरे गांव की जमीन का टैक्स ब्रिटिश सरकार को देते थे। लेकिन इसमें जो बड़े किसान होते थे या प्रभु जातियां होती थी वे छोटे किसानों का थोड़ा सा शोषण कर लेती थी। लेकिन फिर भी ये बिचौलियों से मुक्त होने के कारण फिर भी ठीक थी जमींदारी प्रथा की अपेक्षा। और सबसे लास्ट वाली जो थी जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में जो बड़े बड़े किसान होते थे भूमिहीन मजदूरों को अपनी जमीन देते थे और उनसे लगान के रूप में मनमाना लगान वसूल करते थे और जो टैक्स ब्रिटिश सरकार की तरफ से निर्धारित होता था उसे वे दे देते थे। इससे ब्रिटिश सरकार उन जमींदारियों की सुरक्षा करती थी और उनकी तरफ उसका झुकाव रहता था, जिस कारण से
मजदूरी, बंधुआ मजदूरी कहते हैं कि अकाल पड़ने से या आपदा आने से बहुत से किसान जब लगान नहीं दे पाते थे तो उनको गिरवी रख लिया जाता था और वे बिना पगार के और बिना मजदूरी के उनके जमींदारों के खेतों पर काम करते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी कभी कई पीढ़ियों तक चलता रहता था। और ब्रिटिश सरकार जानते बुझते इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे एक ऐसा वर्ग बनाना कि वे जमींदारों को पूरी तरह से सुविधाएं देते थे और उनको प्रेरणा देते थे कि वे कितना भी लगान लें, जितना सरकार को चाहिए, सरकार को केवल उससे मतलब है, वे क्या शोषण कर रहे हैं उसका उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण से जमींदारी प्रथा उस समय की सबसे बेकार प्रथा थी। 1950 से 1970 तक, देश के आजाद होने के बाद 1950 से 1970 बहुत सारे कानून बनाए गए इस जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। लोगों ने इसके बहुत सारे साधन निकाल लिए, जैसे जमींदारी प्रथा के मामलों में जमीन की सीमा निश्चित कर दी गई कि कोई व्यक्ति उस सीमा से अधिक जमीन नहीं रखेगा। लेकिन उन लोगों ने जमींदारों ने रास्ते निकाल लिए, अपने नौकरों के नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम वे जमीनें कर दी, जिससे सरकार उनका कुछ जाता है और वास्तविक मालिक कौन होते थे? केवल वे ही जमींदार जिनकी वो जमीन होती। वे अपने रिश्तेदारों को जानने वाले, उनके नाम वो जमीन को विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार थे लोग ऐसा बहुत अधिक मात्रा में नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जमीनें बड़ी थी, इसलिए कुछ फायदा हुआ लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं हो पाया। इसके अलावा 1962 में सरकार ने हरित क्रांति का भी प्रयास किया। अब हरित क्रांति देखिए क्या होती है। 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ, उसके बाद हमें आर्थिक रूप से बहुत अधिक नुकसान सहना पड़ा। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, वो भी एक तरह से हमारी हानि ही थी, जिसके कारण देश में इस तरह अस्थिरता आ गई। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। जब वे प्रधानमंत्री बने उस समय खाद्यान्न की कमी, कई तरह की समस्याएं उस वक्त हमारे ऊपर आई हुई थी, और उसी के लिए हरित क्रांति की अवधारणा को भारतीयों ने अपनाया। हरित क्रांति का अर्थ था कि उन्नत बीज, उन्नत खाद की मदद से फसलों को बढ़ाना। और फसलों में कौन कौन सी नहीं हो? मुख्य रूप से गेहूं और चावल। आजादी तक हम लोग अपना गेहूं अमेरिका से आयात करते थे और उसमें स्वयं निर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे। पूरा गेहूं हमें बाहर से मंगाना पड़ता था और लोग अपनी मर्जी से गेहूं उगाते थे। इसके साथ साथ ही हरित क्रांति में उन्नत बीज आने लगे, खेत खाद आने लगा, उर्वरक आने लगे, कीटनाशक आने लगे, जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, इसमें मदद किसने की? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने। हरित क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मदद की। उस मदद को भारत सरकार ने किसानों तक पहुंचाया और किसानों को तक पहुंचाने पे हम गेहूं और अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन हरित क्रांति की दो तरह से लागू हुई। पहली जो हरित क्रांति थी, पहली हरित क्रांति में केवल जिन किसानों को जिस चीज की आवश्यकता थी, जैसे किसी के पास उन्नत बीज नहीं है या जिसके पास उन्नत उर्वरक नहीं है, उन लोगों की ही सहायता की गई। हरित क्रांति के तहत अधिक लाभ पहुंचाया जाए तो भारत आत्मनिर्भर तेजी से हो सकता है, क्योंकि छोटे किसान पूरी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। तो पहले चरण में उन्होंने जिनकी जो जरूरत थी
खादों की जरूरत थी या अन्य चीजों की जरूरत थी, उसके हिसाब से दिया। उसके बाद उन्होंने सभी को, संपन्न किसानों को, दोनों को उन्होंने लागू दिया। बाहर से ही आयात होता था। अब मैं बताता हूं उदारीकरण। उदारीकरण या भूमंडलीकरण, हमारे देश में आधुनिकीकरण, नगरीकरण के बाद उदारीकरण और भूमंडलीकरण शुरू हो गया था। भूमंडलीकरण पूरा विश्व एक सुर में बन गया था, पूरा एक बाजार बन गया था। उस हिसाब से हम लोगों ने विदेशों से जो कॉमर्शियल फसलें हैं, उन फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया था, और जो हमारा परंपरागत, जो अपने खाने पीने के लिए हम उगाते थे, उन चीजों को छोड़कर जिन नकदी फसलों से हमें अधिक लाभ होता था, उन फसलों को हमने उगाना शुरू कर दिया था। और ये किसी वजह से हुआ, भूमंडलीकरण के कारण। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे यहां बहुत सारी एमएनसी, एमएनसी का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश में आई, और उन लोगों ने क्या किया, संविदा कृषि को बढ़ावा दिया। आप जानो, जैसे पेप्सी और कोक, जिसे आप सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक बनाने की फैक्ट्रियां हैं, जब ये भारत में आई थी, उन्होंने पैसा कहां से कमाया? और जब ये आई थी, उन्होंने आलू और टमाटर की बुआई, क्योंकि उनके उन देशों में उसकी कमी थी और उसके अच्छे दाम मिल जाते थे, उन्होंने किसानों से कॉन्टैक्ट किया कि आप आलू और टमाटर बोइए, और उसे हम एक निश्चित रेट पर हम उसे खरीदेंगे, और आपको जो भी मुनाफा होगा हम उसे देंगे। इस तरह से एमएनसी कंपनियों ने किसानों को लुभाया और उनसे कहा कि आपके खाद का खर्चा, कीटनाशकों का खर्चा, उन्नत बीजों का खर्चा, सब कुछ हम देंगे, और बदले में आप क्या देंगे हमें? जो फसल हम कहेंगे वही उगाएंगे, और वो फसल हम देंगे, और जो रेट निश्चित है हम उसी के अनुसार आपको देंगे। लेकिन इससे किसानों को भी लाभ हुआ, उन बहुराष्ट्रीय कंपनी को भी लाभ हुआ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि उस कीटनाशक, क्योंकि वे पैदावार बढ़ाना चाहते थे केवल, उन कीटनाशकों की वजह से हमारी जमीन की उर्वरता और अनाज की क्वालिटी घट गई। दूसरी इसकी सबसे ज्यादा कमजोरी थी कि हम किसान जो थे वे पूरी तरह से इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गए। यदि वे आती थी तो ठीक है, नहीं आती तो उन्हें बाजार में बेचना या स्वयं उसका करना उनके लिए मुश्किल हो गया। ये एमएनसी या उदारीकरण, भूमंडलीकरण का सबसे बड़ा अवगुण था। या गुण ही रहे हो, किसानों को भी लाभ हुआ, मल्टीनेशनल कंपनियों को भी लाभ हुआ, और भारतीय समाज या भारतीय कृषि समाज जो उन्नत जमींदार थे, वे लोग व्यापारी फसले या कॉमर्शियल फसलों की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया। अब मैं आपको बताता हूं किसानों का जीवन। इसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर के सभी टॉपिकों के बारे में सूक्ष्म रूप से बताया है, बहुत विस्तार से। मैं अलग से किसी टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे बताऊंगा, लेकिन आप ये चैप्टर के पूरे जो टॉपिक है वे आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए किसानों का जीवन। किसानों का जीवन कैसा था? किसान जो थे वे बहुत ही अधिक मेहनत करते थे। किसान बहुत अधिक मेहनत करते थे और उन्हें उसका उचित मूल्य मिलना न मिलना, बहुत सारी परंपरागत चीजों का खत्म हो जाना, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, इससे जो छोटे किसान थे, जो अमीर किसान थे तो और अमीर होते गए, और जो छोटे और गरीब किसान थे वे लोग इस चीज को नहीं झेल पाए, और इस ना झेलने की वजह से वे शहरों की ओर पलायन करने लगे, जहां उन्हें मजदूरी मिलने लगी, और वे मजदूरी
मजदूरों के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की तरफ बढ़ने लगे। मुख्य रूप से ये बिहार, तेलंगाना, बंगाल की तरफ से आए, क्योंकि वहां जमीनों की मात्रा, सब लोगों के पास वहां जमीन नहीं है, बल्कि 40 से 50% लोगों के पास जमीन नहीं है, जो खेती के काम में लगे रहते थे। लेकिन औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण के कारण नए नए यंत्र आ गए, तो मजदूरों की डिमांड कम हो गई। अब यहाँ पे आके क्या किया उन्होंने, ईंट के भट्टों पर, छोटी छोटी माचिस फैक्ट्रियों में, इन जगहों पर वे काम करने लगे। इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय किसान थे, उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि वे जमींदारों या बड़े किसानों की तरह से अपनी कृषि को व्यापारिक कृषि में बदलना चाहते थे, और वे उसी तरह से अनुबंध नहीं कर पाते थे मल्टीनेशनल कंपनियों से, क्योंकि उनके पास इतनी जमीन नहीं होती थी जो वे मल्टीनेशनल कंपनियों से अनुबंध कर सके। तो वे क्या करते थे, वे उनकी देखा देखी महंगे कीटनाशक, महंगे बीज और महंगी खादें खरीदते थे, जो एमएनसी कंपनियां अपने अनुबंधित किसानों को देती थी, वे बाजारों में भी बिक्री के लिए यूज करती थी। और जब मध्यम वर्गीय किसान उन बीजों को, उन खादों को, उन उर्वरकों, कीटनाशकों को खरीदते थे, और उसके बाद किसी वजह से निर्भर किस पे होते थे, सिंचाई व्यवस्था, मानसून पे, और किसी वजह से अकाल या आपदा की वजह से यदि उनकी फसल से उनका कर्जा नहीं उतर पाता था और भरपाई नहीं हो पाती थी, तो वे कर्जे में डूब जाते थे। इस कारण से उनकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इसके अलावा समाज में दहेज प्रथा, ऐसी कुरीतियां भी आ गई थी, जिसके कारण से उनका जीवन दुर्भर हो गया था। और 1997-98 में से किसानों की आत्महत्या का, 1997 में किसानों द्वारा की गई आत्महत्या का सरकार ने संज्ञान लिया। और आप ये देखिए, 2001 से 2006 तक लगभग 8,900 किसानों ने आत्महत्या की। दो 2001 से 2006 तक लगभग 8,900 किसानों ने आत्महत्या की। तो ये किसानों की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण था। जो मध्यवर्गीय किसान थे, या छोटी जमीन वाले किसान थे, या मजदूर थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। और उसका मुख्य कारण ये भी था कि वे एक शक्तिशाली दबाव को नहीं बना पाए, जिससे वे सरकार की नीतिगत कानूनों का परिवर्तन करा सके। और सरकार ने करने के बावजूद भी उनकी सुविधाओं पर, हालांकि कानून बनते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। और जो धनी किसान थे, अधिक भूमि वाले किसान थे, वे धनी से और धनी होते गए, और जो बाकी जो थे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती रही। और अब भी सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है। आप देखते हो, न्यूज़ों में आता रहता है कि किसानों ने वहां पे आत्महत्या कर ली, कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। ये इसी की देन है, लेकिन सरकार काफी प्रयास के बाद भी ये पूरी तरह से मिटाया नहीं जा पा रहा है। इस चैप्टर की अधिकांश मोटे मोटे रूप से मैंने आपको सभी बता दिया है, जो भी टॉपिक इसमें है, और बाकी हम अन्य टॉपिक में अलग से एक एक टॉपिक लेके बात करेंगे। धन्यवाद।